द पाकिस्तान स्टोरीज पॉडकास्ट सीरीज का आज पहला एपिसोड। इस पॉडकास्ट सीरीज में आप हमारे दरमियान उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने अपने अमल से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कुछ ना कुछ मुस्बत किरदार अदा किया है, अपने काम से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसी सिलसिले में आज की पहली पॉडकास्ट में हमारी मेहमान शेफ आयशा कामरान, जो एक बाहिम्मत ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक बाहिम्मत काम कर रही हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज के लिए वक्त निकाला और हमें इज्जत बख्शी। आजकल के दौर में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को एम्पावर करने के बारे में सोचते हैं। आप लोगों को एम्पावर करने निकल गए, ये कैसे ख्याल आया? ये इस तरह से, अगर कोई मुश्किल जिंदगी गुजारता है और बहुत हार्डली वो करीब से सोचे लोगों के लिए, तो फिर वो यही सोच सकता है कि ख़वातीन के लिए तो हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है, और अगर कोई करना भी चाहे तो उसके लिए कोई साथ खड़ा नहीं होता। उसके अगेंस्ट बहुत लोग होंगे, उसके खिलाफ बातें बहुत की जाएंगी। तो मुझे ये थॉट आया कि हम क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें जिसके अंदर ख़वातीन को सपोर्ट करें, उनके लिए जो हो सके हम वो कर दें। तो बस इस तरह से फिर ये ख्याल आया और हमने स्टार्टअप किया। काम करने ख़वातीन को तो वैसे भी सपोर्ट चाहिए होती है, एक दूसरे के साथ मिल के काम। और जहाँ भी आप देखें, ख़वातीन वैसे तो बड़ी बदनाम सी उन्हें कहा जाता है, किया जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी ख़वातीन एक साथ रहती हैं, मिल के रहती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, उस कदर तो कोई नहीं कर सकता। आपका क्या तरीक़ेकार होता है कि ख़वातीन कैसे आप तक अप्रोच करती हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग में उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे उनको क्या फ़ायदा हासिल होता है? वोकेशनल जो ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ये है कि हम उन्हें, जिन ख़वातीन जो कुछ सीखना चाहती हैं, उन्हें हम फिर वो कोर्सेज करवाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो है, कुकिंग का है या मेहंदी लगाना है, ब्यूटिशियन का है, इस तरह के कोर्सेज का, सिलाई का है, इस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। फिर उसके अलावा फिर उसके जिनके वो कोर्स हो जाते हैं कंप्लीट, फिर उनको आगे काम खुद ही मिल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ काम तो देखिए बहुत है, लेकिन काम करने वाले, काम करने का तरीका, इस तरह की कुछ चीजें हैं, बाकी तो काम तो बहुत है यहाँ पर। उन देखने वाली ख़वातीन को आप क्या मैसेज देंगी कि उनकी ज़िंदगी में ये एक फेज़ आता है? सबसे पहले अगर वो एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाती हैं तो बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज उनके घर की तरफ से होता है, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, फिर घर में औलाद है, उसको उसकी तरबियत है, फिर बाकी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करे घरेलू औरत? अब देखिए, जब एक औरत जब मुश्किल फेज से गुजर रही होती है, जैसे आपने कहा, तो वो खुद ही ये सब चीजें खुद सोच सकती है, खुद डिसाइड कर सकती है और खुद ही आगे बढ़ेगी। तो फिर उसके साथ, जब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ेगी, खुद हिम्मत नहीं करेगी, तो कोई उसका साथ नहीं देगा। और रही खानदान वाले, तो जैसे आपने कहा, आपको पता ही है, सभी को पता है कि साथ नहीं देते, किसी का कोई भी साथ नहीं देता आजकल। तो आपने पहले तो सबसे पहले अपना साथ खुद देना है, उसको सोचते हुए आपने आगे बढ़ना है। जब आप खुद आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह की मदद तो आपके साथ है ना। और नीयत बहुत जरूरी है, आपकी नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है इंसान की। सही है। आप फील्ड में रहती हैं, आपका ख़वातीन से वास्ता भी पड़ता होगा, फैमिली इश्यूज भी देखती होंगी। बिल्कुल। एक ऐसा टॉपिक जिस पे लोग बात नहीं करते, बात करते हुए सोचते हैं, घबराते हैं, वालिदैन का अपनी औलाद के साथ और औलाद का अपनी वालिदैन के साथ जो एक रिश्ता है, उसमें एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है। वालिदैन की ये शिकायत होती है कि औलाद जो है वो हमारी बात नहीं सुनती, और औलाद की ये शिकायत होती है कि वालिदैन हमारी बात समझते ही नहीं है। तो आपके ख्याल में कौन जो है वो ज्यादा दुरुस्त है? बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने किया है, जैसा आपने कहा उसी तरह का सवाल आपने कर दिया मुझे। लेकिन पहले मैं ये समझती हूँ कि अपने बच्चों के साथ एक माँ का कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और सबसे जो एक मेन चीज है ना, वो ये कि आप जब एक औरत जब अपने बच्चों को सुला रही होती है ना, कि अब सोना है, सोने का टाइम है, तो वो बड़ा एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, नियर्स टू मी, कि आप जो भी बात उन्हें कहते हैं, पूरी रात है आपके जहन में वो चलती है बात, तो वो इफेक्टिबल होती है वो वक्त, इन नियर्स टू मी। अब बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो रात में आप जो भी बात अपने बच्चे से करते हैं, या उसको कोई दुआ पढ़ानी, कुछ भी, कोई भी इम्पोर्टेंट आप चीज समझते हैं, तो वो आप उसे पढ़ाएं, वो उसके जहन में बार बार आएगी और वो उसके जहन में बैठ जाएगी।
जब मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे तो उन्हें बोलना भी नहीं आता था, बहुत थोड़ा थोड़ा टूटे टूटे अल्फाज बोलते थे। जब मैंने उन्हें सिखाई जो दुआएं वगैरह, नहीं पढ़ते थे वो, बल्कि लोग जो सुनते थे बाहर कमरे के बाहर आते जाते वो ये कहते थे ये देखो क्या बोल रही है। लेकिन वो चीजें मैंने अब रियलाइज करती हूँ, मैं अपने बच्चों से अभी भी पूछूं तो वो मुझे वो चीज सुनाते हैं। तो इट्स मीन कि वो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो वक्त दीजिए और अपने बच्चों को देते हैं तो ये ना सोचे कि वो क्या कहेगा ये क्या कहेगा, आपने वो उसको डिलीवर करनी है बस। आपके नजदीक इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए कि औलाद को ये लगता है कि जो मेरे माँ बाप हैं वो तो मेरी बात समझेंगे ही नहीं, औलाद स्ट्रेस में है, किसी डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में, वो नहीं शेयर करता। एक रिसर्च के मुताबिक जो है एक रिपोर्ट सामने आई थी कि आजकल लोग एआई से अपने जो है वो मसाइल डिस्कस करते हैं, एआई को बता रहे होते हैं। तो वही मसाइल आप अपने माँ बाप से क्यों डिस्कस नहीं कर सकते? अब मेरे जहन में एक इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि माँ बाप के लिए कि जो तुम्हारी औलाद है वो आने वाले दौर की है, उनकी तरबियत जो है वो उस दौर के मुताबिक करो, वो तुम्हारा दौर अलग था, इनका दौर अलग है। तो इस चीज को भी जो है वो माँ बाप क्यों नहीं समझते? वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप माँ बाप को भी मैं कहती हूँ कि इस चीज को समझना चाहिए और बच्चों को भी अपने माँ बाप को समझाना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी चीज का, किसी भी बात का बुरा तो मानना ही नहीं चाहिए, खासतौर किसी की भी बात का कह रही हूँ मैं। जबकि माँ बाप की बात का आप बुरा मानते बच्चों में भी, और अगर माँ बाप बुरा माने तो ये तो मेरी समझ से बाहर की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता तो है। लेकिन खासतौर पे इसमें सबसे ज्यादा जो गैप है ना वो उसके बाद आया है, जो ये सोशल मीडिया जो आया है, हर एक के हाथ में मोबाइल, ऑनलाइन क्लासें हो रही है, ये हो रही है, उसके मुताबिक आपने मोबाइल बच्चे के हाथ में दे दिया। 4 साल 5 साल का बच्चा है, उसके हाथ में भी आपने मोबाइल दे दिया, तो उसका तो एक फ्रेंड बन गया सोशल मीडिया। तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप तो नहीं देखेंगे ना उसको। अब उनके पास अपनी एक्टिविटीज भी है, माँ बाप के पास, वो अपने बच्चों के चलाने के लिए, खानदान के लिए, अपने घर के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो वो उन चीजों को देख के बहुत आपस के अंदर सब चीजें मिक्सअप हो गई हैं। लेकिन इन सब चीजों को सुलझा के रखना बहुत आसान है, अगर एक औरत समझ ले तो उसके लिए तो बहुत ही आसान है। एक माँ के लिए बहुत आसान है, वो समझे इस चीज को और इसको सुलझा के रखे। सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज है कि उसमें आप ना चाहते हुए भी चले जाते हैं, अंदर ही जाते जाते हैं, आप बाहर नहीं आते। लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है अपने माँ बाप को समझाना या औलाद को समझाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आप सोच लें तो। लेकिन अगर आप नहीं सोचते हैं, आपके पास टाइम नहीं है इसका सोचने का, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। उन खवातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो चाहती हैं कि मैं अपने शौहर का बाजू बनूं, अपने औलाद की अच्छी तरबियत करने के लिए उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूं, मैं अपने शौहर के जो है वो दस्ते बाजू बन के कुछ कमा सकूं, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? आजकल जो है वो तो हर औरत यही चाहती है, क्योंकि कुछ महंगाई समझ लें या फिर कुछ ऐसा माहौल ऐसा हो गया है हमारे भी मुल्क का कि हर औरत चाहती है कि वो अपने शौहर के साथ कुछ अगर कर सके, बाहर नहीं तो वो घर में ही अगर कोई काम कर सके। कुछ लोग हैं जो मना करते हैं, कुछ शौहर हजरात कहते हैं कि नहीं जो काम है वो घर में ही करना है। तो घर में भी बैठ के आप काम कर सकती हैं, बाहर जाके अगर आप काम नहीं करना चाहती तो आप घर से काम कर सकती हैं। घर में भी बैठ के वही काम हो रहा है, पैसे आने हैं तो वो घर में ही बैठ के आएंगे, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। तो खवातीन जो हैं वो सब काम कर रही हैं आजकल, और कर रही हैं, करती हैं। लेकिन डिफरेंस है कि आप उसको सही रास्ते पे चलते रहें, सीधा रास्ता जो है वो ही अपना के रखें। और बच्चे जो हैं, देखें वो तो बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बच्चे ही हैं। आप उनको सही रास्ता दिखाएं, वो बिल्कुल चिढ़ेंगे, चिढ़ते हैं बच्चे, लेकिन उनको सही रास्ता जो है वो तो माँ बाप नहीं दिखाना है। तो वो तो तरीका यही है कि माँ बाप ही उनको दिखाएंगे। बाकी ये कि बच्चों को जब आप समझाते रहते हैं पोलाइट स्टाइल से तो वो समझते जो हैं है आपकी बात। आजकल के दौर में एक फैमिली इश्यूज में सबसे बड़ा इशू ये है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में एक इशू ये भी आता है कि अगर शौहर है तो उसका बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, अगर उसकी बीवी है तो उसका कहीं अफेयर चल रहा है, तो ये एक बड़ी वजह बनती है उनका रिलेशन खत्म होने की, तलाक की। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि शादी के बाद एक औरत कैसे किसी के साथ अफेयर चला सकती है? उसके पीछे क्या घर का कोई नेगेटिव माहौल है या और कोई वजह आप देखती हैं? अब ये तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, सबके अलग अलग इश्यूज हैं। और खवातीन तो मैं नहीं समझती कि ऐसी हैं ज्यादातर,
लेकिन अगर कुछ है भी तो ज़ाहिर है कोई तो इशू होगा, कोई तो उनके पास कोई ना कोई ऐसा रिलेशन होगा। लेकिन जहाँ पर ख़वातीन को सपोर्ट नहीं मिलती, जहाँ उनको मतलब अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ है उसके अंदर आप अपनी वाइफ को सिर्फ डांटते रहेंगे, उसके हर काम में आप ऑब्जेक्शंस करेंगे, तो वो तो नेचुरली एक वक्त चिढ़ जाएगी ना। और फिर मैं नहीं ये भी कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सामने से उसको जो रिलेशन मिल रहा है वो उसका है, वो नहीं कह सकती। और अगर वो ये समझती है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब अपना कुकिंग का स्टार्ट किया था काम, तब समझ लें 13 साल हो गए इस चीज़ को, जब तो कोई भी नहीं था, ना इतना ज़्यादा नेट यूज़ होता था, ना पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था शादी के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह से हेड इंजरी उनकी हुई थी, तो वो सारा जो पूरी जो लाइफ स्टोरी है वो सब भूल गए थे अपनी। कोई 2-3 महीने के लिए समझे एक बंदा अपनी हर चीज भूल जाता है, किसी को भी नहीं पहचानते थे। तो बस उसके बाद जो थोड़ा-थोड़ा उन्होंने याद आई उन्हें चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके, तो लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो एक घर का निज़ाम चला सकें। वो हमें, हमारे बच्चों को सँभाल सकें, जो मंथली जो खर्चा होता है वो उठा सकें। तो मेरी मदर ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और फिर कुकिंग का काम ये कि कुकिंग शेफ़ से मैंने सीखा हुआ था, शादी से पहले एक शौकिया सीखा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पेशा बन जाएगा या इस तरह से मुझे ये काम आएगा। तो मैं ये भी कहूँगी कि जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको अगर वो शौकिया कुछ करना चाहती हैं, कोर्सेज़ करती हैं, तो वो उन्हें करने देने चाहिए। इसलिए कि वो बहुत आगे चल के काम आ सकते हैं उन्हें, अगर वो चाहें तो। ठीक है, हर एक को मैं कहती हूँ कि आजकल का दौर ऐसा है कि कोई भी घर पे ना बैठे। घर पे अगर आप बैठे तो भी आप कोई काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद मेरी अम्मी जो है वो बहुत सपोर्ट करती थी हमें। और मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो सिर्फ इन-लॉज़ ही रह गए थे वो बन के। एक टिपिकल जो इन-लॉज़ होते हैं वो, कि मेरी सास का इंतकाल हो गया था, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, मेरी सास का इंतकाल उसके बाद हुआ 5-6 दिन बाद। मैं हॉस्पिटल, मेरा डिलीवरी थी मेरे छोटे बेटे की, तो उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, मतलब डिलीवरी के बाद जब मैं घर आई हूँ, तब उसी दिन फ़ोन आया है मेरी सास का इंतकाल हुआ। उसके 3-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड को होश आया। तो बहुत एक अजीब-सी स्टोरी सी लगती है, फ़िल्मी स्टोरी, और सोच के मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बच्चे, मेरे सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है इसमें, किसी का भी नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, हस्बैंड ने जी ली, लेकिन जो बच्चे हैं, इशू तो उन्हीं का होता है कि वो है, उनकी सारी जो बेसिस हैं वो बचपन से ही रखी जाती हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ के, उन सबके रवैयों को छोड़ के मैंने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दी। और सिर्फ ये सोच के तवज्जो दी कि आज अगर इनको तवज्जो दे दूंगी, मैं अपना ये वक्त अगर यहाँ स्पेंड कर लूंगी, तो मुझे आगे शायद थोड़ी आसानी हो जाए। और वाकई ऐसा है। जो हमने सीखा था बचपन में, कभी पढ़ा था, सिविक सब्जेक्ट था मेरे पास, मुझे नहीं पता था ये सब चीजें मेरी इतनी काम आएंगी। तो जो मैंने वो पढ़ा था वो सब सही था। मैंने अपने बच्चों को बहुत उसी तरह से रात बेरात मैं उनको ही देखती थी, उनकी निगहदाश्त। बाकी रात में भी हम बहुत जल्दी 9 साढ़े 9 बजे हम लोग सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। ज़ाहिर है 5 साढ़े 5 बजे हम लोग उठ जाते थे। बच्चा जाता था 9 बजे, 8 बजे स्कूल जाता था, तो वो फ्रेश स्कूल जाता था बिल्कुल। तो उसी तरह से चलते रहे हमारी लाइफ स्टोरी। मेरी तो बस एक चेंज होते रहे। फिर अब बच्चे मेरे थोड़े से बड़े हुए, मैट्रिक भी नहीं, 8 क्लास में मेरा बड़ा बेटा जब 8 क्लास में, समझे जून जुलाई की छुट्टियों के बाद जो उनकी क्लासेस शुरू होनी थी, तो जुलाई के अंदर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 3 साल पहले। तो उसके बाद तो मेरे इन-लॉज़ ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। वो जो एक अपने भाई को भी वो कहते थे कि ये तो पागल है और ये है वो है। मैं बहुत बुरा लगता था, लेकिन मजबूरी थी हमारी वहाँ रहना। अब वहाँ रहना हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने वक्त काटा। अब लेकिन हमें नहीं पता था कि अल्लाह, अच्छा जिस दिन मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ रात 12 बजे, उस दिन हमारे घर में
बच्चों ने पार्टी का इंतजाम किया हुआ था, टिक्का पार्टी बकरीद के बाद। उस दिन बस सिर्फ उस दिन खाना, टिक्का पार्टी का खाना बन गया, वो टिक्के बन गए। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को खाना दिया है, उन्होंने थोड़ी सी बूटी खाई है बस। गले मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी तबीयत घबरा रही है। मैं कहा मैं आपको कोल्ड ड्रिंक देती हूँ, और मैं गई हूँ किचन में कोल्ड ड्रिंक लेने, तो मेरा बेटा आया, आप जल्दी आए, मम्मा पापा को कुछ हो गया। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा पागल हो गया, कुछ भी बोलते रहते हैं। बहरहाल मैं जब गई हूँ कमरे में तो वो बिल्कुल खत्म थे। मैंने उन्हें उठाया लेकिन वो नहीं उठे। बहुत बारिशें थी, बहुत शदीद बारिश थी उस दिन रात भी। हॉस्पिटल भी लेके गए लेकिन कोई दम नहीं था, उन्हें खत्म हो गए थे। तो मेरा जो बेटा है उसने अपने अपनी इतनी अर्ली एज में उसने इतनी चीजें देखी, उसके बाद वो मेरे साथ हर जगह खड़ा होता है। मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे, छोटा वाला भी ये भी, दोनों खड़े होते हैं। और इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी है इन लोगों के अंदर कि अगर मैं एक को डांट रही हूँ ना, दोनों की लड़ाई हुई है, लेकिन अगर मैं एक को डांट रही हूँ तो वो मेरे अगेंस्ट दोनों एक हो जाते हैं कि नहीं मम्मा छोड़ो, मम्मा ऐसी करती है, नहीं भैया मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मुझे इस चीज को देख के बहुत खुशी होती है कि आगे जो दौर हम देख रहे हैं, आगे आने वाले दौर में जो अब जो भाई बहन है उन सबका रिलेशन मुझे नहीं नजर आता कुछ ऐसे आगे आने वाले दौर में, लेकिन मैं अपने बच्चों में देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ तो समझे, मेहनत का जो एक फल है ना वो मुझे वहां नजर आता है कि कुछ तो है। अल्लाह कहीं ना कहीं तो देता है, सब्र का फल तो है। आपका एक स्ट्रगलिंग फेज था जो आपने अपने बच्चों के लिए, आप उनकी माँ भी बनी और उनका बाप भी बनी और उनकी तरबियत की। लेकिन आजकल के जो दौर के बच्चे हैं उनकी नफ्सियात बदल गई है। माँ बाप ऐसी क्या गलती करते हैं कि बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, या बच्चे कौन सी ऐसी गलती करते हैं जो माँ बाप का दिल उससे दुखी हो जाता है? ये बच्चे जो हैं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, सोशल मीडिया में बिल्कुल अटैच हैं। अब मैं कहती हूँ पेरेंट्स जो है उनको भी इतना, अब उनको ही सोचना चाहिए, फर्स्ट जो है वो तो उन्हीं को सोचना चाहिए कि वो उनको उसी तरह से लेके चले, उनको स्लो स्लो करके उनको अपनी बात बताएं, अपनी जरा तहम्मुल से, जैसे कहा जाता है, तहम्मुल से अपनी बात बताएं, उन्हें समझाएं तो वो समझेंगे। लेकिन इतना पेशेंस नहीं है, अपना पेरेंट्स में है ना बच्चों में है कि वो उनको अपनी बात तक लेकर आ सकें। तो बस ये चीज, और जिसने इस चीज को फेस कर लिया, इस चीज को देख लिया, अपने नजरियात बदल लिए, तो वो पेरेंट्स और बच्चे वो बिल्कुल आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। वालिदैन इस चीज को कैसे पहचाने कि मेरा बच्चा जो है वो मुझसे कुछ शेयर नहीं कर रहा, मुझसे कुछ छुपा रहा है? देखने वाली बात है, वो तो सामने ही नजर आ जाएगा ना, आप खुद ही समझेंगे इस चीज को। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया जो है, बेसिकली जो है वो तो सोशल मीडिया ही है। अब ये तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। बच्चे तो देखें, बच्चे हैं, वो तो उस चीज को नहीं रियलाइज करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ पेरेंट्स जो हैं उन्हें तो इस चीज को समझना चाहिए, उनको स्लो 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 करके अपनी बात के ऊपर लाना चाहिए बच्चों को, तो वो बिल्कुल समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझेंगे वो इस चीज को। आपने लेट्स मेंटेन कराची के नाम से एनजीओ को जो है वो शुरुआत की, तो जरूर कराची के इश्यूज के बारे में जो है वो कराची आपने के जो है वो जरूर आगाह होंगी। कराची आज से, मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था, आपने देखा होगा, दुनिया का मेट्रोपॉलिटन सिटी शहर कराची था। अंग्रेजों का डेलीगेशन आता था इस शहर में, इस शहर की सड़कें धोई जाती थी, हबीब प्लाजा को देखने लोग आते थे। तरक्की याफ्ता शहर था, लेकिन एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत शहर को तबाह कर दिया। इस शहर के नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, इस शहर में सड़कें नहीं है, इस शहर के रिसेंटली अभी नीपा चौरंगी पे जो बच्चा गटर में गिर के मिला, ये पहली दफा नहीं हुआ। एक साल में कराची शहर में सिर्फ 19 बच्चे गटर में गिर के मर गए। ये 19 तो आप एक गिनती कर रहे हैं ना, इसके अलावा कितने बच्चे जाते हैं? आपने जो है वो किसी और मुल्क को तो छोड़ देना, आपने किसी और शहर में सुना ही नहीं होगा कि कोई नाले में गिरता है और वो 1 किलोमीटर दूसरे नाले में जाके मिलता है। तो किसी और पानी तो बह रहा है ना, वो तो बच्चा है, वो तो नाजुक सा है, वो तो बह जाएगा ऐसे ही। अब बात ये है कि हमारे यहाँ कोई, क्या कहना चाहिए कि कोई मेंटेनेंस नहीं है, किसी चीज की नहीं है, बेरोजगारी है, उसके अलावा फिर नशे हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, उसकी वजह से गटर के ढकने भी ले जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल।
तो ये चीज जो है इसको तो कम से कम रोकना चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट को। मैं तो रोडें तो बिल्कुल बेहाल हो गई हैं। अब तो कोई एक रोड नहीं बची जिसे हम कहें कि यार ये रोड जो है सीधी जा रही, शारा फैसल है तो वो ट्रैफिक कितना होता है वहां पर, ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं है, किसी चीज का बिल्कुल बदहाल हो गया। अब तो शहर हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। अब लेकिन मैं कहती हूँ जो हम लोग हैं, हम ही लोगों को परेशानी है तो हम ही लोगों को स्टेप लेने चाहिए। अब देखिए जिनका बच्चा गिरा, उन्होंने दूसरे दिन बैठ के क्या बयान दिया कि मैं गटर के ढकने लगाऊंगा। तो ये एक बंदा जब एक नुकसान उठाने के बाद बोल रहा है तो ये सब एक जगह होके, मैं कहती हूँ जो लगे हुए हैं उनको। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कि एक ट्रॉलर जो है पानी का टैंकर, वो उस पे से गुजरा है और वो गटर का ढकना टूट गया। ऐसे ही और वो एसएचओ जो है वो कह रहा है कि देखो ये ढकना इसने तोड़ा है, अब मैं सबको बताऊंगा, इसके अंदर कोई हादसा होता है तो मैं बताऊंगा। तो ये एक बंदा अगर ये बात बोल रहा है तो सब लोग अगर ये बात बोले तो अगर एक बंदा कर रहा है तो फिर दूसरे को तो हिम्मत नहीं होगी ना। लेकिन हमारे यहाँ हिम्मत नहीं करता कोई। अब एक इश्यूज तो यहाँ पे देखे ना, पहले तो सड़कें थी, चीजें थी। आप कह रहे हैं कि हबीब बैंक प्लाजा को देखने आते थे लोग, अब किसको देखने आए? अब तो रोड ही नहीं है वहां के हबीब बैंक प्लाजा के जाने की। रोड जो है वो कितनी खराब है, कितनी डिस्टर्ब है ऐसे ही दोपहर में। फिर उसके अलावा पानी के टैंकर एक नया शुरू हुआ है, फिर गैस भी आ गई है, फिर पानी इशू, फिर लाइट लोड शेडिंग, इतने इश्यूज हैं। ये बेरोजगारी और इन सब इश्यूज के अलावा के इशू हैं जो ये अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए। तो अब इसके बाद इन सबको जब इन सब इश्यूज को मिलाते हैं तो उसके बाद हम कहाँ खड़े हैं आज, ये सोचें। और सोच के अब उस बंदे ने जिसका बच्चा गया, अल्लाह बस उन्हें सब्र ही दे, उसके बाद ये बंदा वो बोल रहा है कि जी मैं अब गटर के ढकने लगाऊंगा। तो मैं कहती हूँ उसके साथ और सबने भी मिल जाना चाहिए कि एक आप नहीं हम भी खड़े। और सही बात है, आज उनका है कल किसी और का हो सकता है। अब देखिए शॉपिंग मॉल जो है चेजअप, उसके सामने खुला है और वो मेन होल नहीं था, वो गटर का ढक्कन नहीं था, वो एक खुदी हुई थी जगह। ऐसे ही वो जगह खुदी हुई थी, उसको मेन होल का नाम दिया गया। वो तो जगह खुदी हुई थी। अब उसको बोले ना कि ये जगह खुदी हुई, ये उसके सामने चेसअप के सामने खुली हुई है। तो वहां तो इतने लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए और जाते भी हैं। अब वहां तो कोई भी गिर सकता था ना। ये तो उनको भी चाहिए था, चेजअप को भी चाहिए था कि उनके मालिक को भी चाहिए था कि वो कुछ सोच ले। लेकिन हमारे यहाँ सोचा नहीं जाता। हमारे यहाँ सिर्फ आंखें बंद करके अपना काम, अपनी जो जेब में आ रहा है उसको देखा जाता है बस। जिसकी जिम्मेदारी है उसे ऑन करना चाहिए ना। गटर का ढक्कन लगाना और चेजअप की जिम्मेदारी नहीं है। जब वो बच्चा वहां गिर गया ना, किसी के पास जो है वो मैप ही नहीं है, इस शहर का जो है वो मास्टर प्लान ही नहीं है। जब बच्चा गिर गया तो वहां पे फसाद इस चीज पे शुरू हो गया। उनको ये नहीं पता कि इस नाले का एग्जिट पॉइंट किधर है, कहाँ बच्चा बहके गया। बिल्कुल। एक ये पहला बच्चा नहीं था, इससे पहले वो शादमान में जो बच्चा नाले में गिरा, उसकी लाश 2 महीने बाद मिली। वो गटर में जो है उसने कुत्ते बिल्लियों ने उसकी लाश खाई। उसका बाप जो है वो तस्वीर लेके नाले के पास घूमता रहता था कि शायद मेरा बच्चा मिल जाए। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। हर शख्स अगर अपनी ड्यूटी पूरी करे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक हमारे जो मुंतजमीन हैं उनका काम था ये, लेकिन वो नहीं कर सके। तो आज मैं कहती हूँ कि अगर वो शॉपिंग सेंटर है तो वो लोग भी मेंटेनेंस करवा सकते थे ना, करवा सकते थे। अगर वो करवाते तो शायद वो बच्चा ना जाता। और पता नहीं कितने लोग उस आते जाते उससे डिस्टर्ब होते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते होंगे। लेकिन हर शख्स अगर अपनी ड्यूटी पूरी करे तो वो बहुत अच्छा है। आज की ये गुफ्तगू शेफ आयशा कामरान के साथ इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू रही, कम्युनिकेशन पे, फैमिली इशूज पे और कराची इशूज पे। मुझे उम्मीद है कि लाजमी ये गुफ्तगू किसी ना किसी की रहनुमाई का बायस बनेगी, किसी ना किसी के रिश्ते में ज़रूर बेहतरी लाएगी। तो आज की इस पॉडकास्ट का इख्तिताम यही करते हैं। अगली पॉडकास्ट में हमारे कोई दूसरे मेहमान होंगे जिनके साथ इस गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे और शेफ आयशा कामरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।